खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे को होस्ट हैं मियाँ शाहिद साहब। बात करते हैं रन डाउन की और फिर उसके बाद हम अपने मौजूद मेहमान का भी तारुफ करवाएंगे आपसे। फील्ड मार्शल साहब का एक अहम तरीन दौरा बताया जा रहा है अमेरिका का, और ज़ाहिर है इन हालिया दिनों में पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं और क्वाइट रिसेंटली, तो इसकी खालो खत क्या हो सकते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। पाक बहरिया की चौथी हंगोर क्लास आबदोज लॉन्च कर दी गई है और पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर है अपनी दिफाई कैपेबिलिटी, बिकॉज ये भी खबरें आ रही थी कि अब स्टेप अप कर रहा है अपनी सिक्योरिटी को भारत जो है वो उस हवाले से हमें मैच करना पड़ता है। सिडनी हमले में भारतीय हुकाम क्या जानबूझकर कुछ हक़ाइक़ छुपा रहे हैं, इस पर थोड़ी बहुत बात करेंगे। फिर दोबारा से एक इशू जो कि ज़ाहिर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रूस से क्या तेल ख़रीदा जाएगा, इसमें भारत ने बहुत ही जो है फ़ायदा उठाया, तो क्या हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हमारा 30% गालबन इम्पोर्ट बिल जो है वो तो सिर्फ तेल का है, तो इस हवाले से हम फ़ायदा क्या उठा पाएंगे। और उधर PTI के एहतजाज भी जारी है और कहा जा रहा है कि खामोश मफाहमत की बात भी हो रही है, क्या ये दुरुस्त है। और फिर कुछ ऐसी भी, अब ज़ाहिर है आजकल दौर है इसका सोशल मीडिया का, तो ये $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, अगर खान साहब जो है उनको कोई लीनियंसी होती है, जी क्या है ये सोशल मीडिया स्टफ़ है या इसमें कोई हकीकत भी है, इस पर भी मियाँ साहब आपसे आपका टेक लेंगे। रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू वेरी मच शाह साहब आपके वक्त के लिए। एक तो हमें ये बताइए कि इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है और ये किस तरह से हमारी ये जो आबदोज चौथी आबदोज हमने ऐड की है, इससे ये हमारी दिफा में किस तरीके से ये उसमें असरात इसके मुरत्तब होंगे। शाह साहब। शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का, और बड़ा करंट टॉपिक है ये चौथी सबमरीन चाइना में पाकिस्तान की लॉन्च हुई है। लॉन्च होने का मतलब ये होता है कि ये सबमरीन जब इसका ढांचा बना लिया जाता है तो फिर इसको पानी में उतारा जाता है और फिर इसकी बाकी फिटिंग्स करके फिर इसको सी ट्रायल से गुजारा जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। तो पाकिस्तान आपको पता ही है कि टोटल 8 सबमरीन्स ले रहा है चाइना से, और उसमें से 4 चाइना में बनेंगी और 4 पाकिस्तान में बनेंगी। ये जो ये टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होगी। शाह साहब आप ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होगी पाकिस्तान को? ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है इसमें, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शिपयार्ड में ये सबमरीन्स बन रही हैं और आने वाले वक्तों में ये भी हमारे फ्लीट में शामिल हो जाएंगी, तो टोटल 8 हो जाएंगी। सबमरीन सर्विस के हवाले से मैं एक चीज़ बड़ी वाज़ेह आपको करता चलूँ कि पाकिस्तान इस खित्ते का पहला मुल्क था जिसने सबमरीन हासिल की थी 1963 या 1964 में, और उसका नाम हमने रखा था गाजी सबमरीन। और आपको याद होगा कि 1965 की जंग में इसी गाजी सबमरीन ने पूरे इंडियन फ्लीट को बम्बई हार्बर में 17 दिन के लिए मैसूर कर दिया था, जब 65 की जंग हुई है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और वो इस सबमरीन के खौफ से निकल ही नहीं सके बाहर। उसके बाद यही गाजी सबमरीन थी जिसने 1971 में इंडिया के ईस्ट में जाके दुनिया का मुश्किल तरीन फौजी ऑपरेशन अंजाम दिया, जो कि माइंस ले करने का था विशाखापट्टनम हार्बर में। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक मिशन था और उससे काम सबमरीन्स करती नहीं है, लेकिन इस सबमरीन के CEO ने और जो हमारी आला कमान थी उन्होंने ये रिस्क लिया और उसको भेजा, तो उसकी अपनी एक माइन से उसकी टक्कर हुई और वो वहाँ पे शहीद हो गई। अंगूर एक सबमरीन हमारी थी जो कि 1971 में उसने इंडिया का खुखरी जहाज डिबो दिया था और एक दूसरे जहाज को डैमेज कर दिया। फैसल साहब ये थोड़ा सा रहनुमाई दीजिएगा कि ये जो हंगोर आबदोज जो है वो पाकिस्तानी को मिली है और लॉन्च की गई है आज, उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं और ये कौन से सलाहियतों से लैस है, और इसमें जैसे ही ये पाकिस्तान को मिली, ऐलान हुआ, लॉन्च हुई, तो भारत में वावेला मच गया है कि वहां जो है वो ये इस आबदोज से भारत पर जो है वो एटमी हमला भी हो सकता है, उनका फलां शहर तबाह हो सकता है, विक्रम तबाह हो सकता है, विक्रम जिस पर उनको बड़ा नाज है। क्या वाकईतन अगर भारत इस तरह की जुसारत करता है तो विक्रम फिर तो समंदरों में डूब जाएगा? तो इसकी जो सलाहियतें हैं वो क्या हैं सर? ये इसकी सबसे बड़ी सलाहियत ये है कि ये इसके अंदर एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लग रहा है, यानी कि जो नॉर्मल सबमरीन होती है जिसमें डीजल इंजन लगा हुआ होता है या डीजल इलेक्ट्रिक इंजन लगा हुआ होता है, उसको हर थोड़े अरसे के बाद सतह समंदर पे ऊपर आना पड़ता है और ऑक्सीजन लेनी पड़ती है ताकि जनरेटर चला के अपनी बैटरीज को चार्ज किया जा सके। ये जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होता है, ये एक एडिशनल सिस्टम लगा हुआ होता है डीजल इंजन के साथ,
जिसकी वजह से इसको बार बार ऊपर नहीं आना पड़ता, बल्कि ये उसकी पावर से अब सारे सिस्टम को चला सकते हैं। और ये बड़ी खामोश तबाह सबमरीन्स होती हैं, इनका शोर भी ज़्यादा नहीं होता है, और फिर ये ज़्यादा अरसे पानी के अंदर रह सकती हैं, ज़्यादा दूर तक जा सकती हैं, और फिर इन पे ज़्यादा रेंज के मिसाइल और टॉर्पीडो भी आप लगा सकते हैं। तो जब आप ये सब चीज़ें ऐड करते हैं तो एक खातिर ख्वाह इजाफा आप अपनी कैपेबिलिटी में कर रहे हैं। और ये इंडियंस का ये कहना कि ये विक्रांत के लिए ख़तरा है, ये हमारी मेनलैंड के लिए ख़तरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो सबमरीन तो होते ही एक कोवर्ट प्लेटफॉर्म है, छुपा हुआ प्लेटफॉर्म होता है और ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म होता है। तो ये अटैक सबमरीन्स हैं, ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म है, छुपा हुआ प्लेटफॉर्म है, और ये पानी में कहीं भी जाके छुप के अटैक कर सकती हैं, तो इनको ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, तो ये लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये जो हमारी पहले सर इसमें बताया गया है कि जदीद हर्बी सलाहियतों वाली अंगोर क्लास अब्दोज स्टैंडर्ड ऑफ रेंज से भी अहदाफ को निशाना बना सकती है, ये क्या है सर? जी, वही मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो टॉर्पीडोज लगेंगे और जो इसमें मिसाइल लगेंगे वो लॉन्ग रेंज टॉर्पीडो और मिसाइल्स हैं। तो ये खुद कहीं पे होगी और कई 100 मील दूर ये अपने हदफ को टारगेट कर रही होगी। ये इस सबमरीन की खास बात है, और खुद भी ये क्योंकि छुपी हुई होगी और ज्यादा अरसे पानी में रह सकती है तो ढूंढी भी नहीं जा सकेगी, तो इसलिए ये बड़ी लीथल है, बड़ी खतरनाक किस्म की ये सबमरीन है। एडमिरल साहब, क्या ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पर अगर हमला होता है, बहरी जो भारतीय बहरिया है वो हमला करती है, तो पाकिस्तानी ये आबदोज जो है वो भारत के जो दूर दराज इलाके हैं उनको निशाना बना सकती है? जी बिल्कुल ये बना सकती है, क्योंकि आबदोज के लिए तो कोई लिमिट होती ही नहीं है समंदर में। वो तो पानी के नीचे जा रही है, उसको तो कोई पकड़ नहीं सकता और कोई देख नहीं सकता है, तो वो तो कहीं भी जा सकती है। जहाज के नीचे साहब, एक लोगों की दिलचस्पी के लिए तरफ जा सकती है। एक में ये जो हम जिस तरह हम एयर स्पेस की बात करते हैं, एक एयर स्पेस यहाँ से हमारी पाकिस्तान की एयर स्पेस शुरू हो चुकी है, ये समंदर में कैसे तयन होता है कि ये हमारे पानी है और दुश्मन के पानी है? देखिए, समंदर में एक स्टैंडर्ड फार्मूला बनाया हुआ है यूनाइटेड नेशंस ने, और वो ये है कि आपकी कोस्ट से 12 मील अंदर पानी जो है, यानी आपकी कोस्ट से 12 मील दूर तक जो पानी है वो आपका पानी है, उसमें आपकी मर्जी के बगैर कोई एंटर नहीं हो सकता। ये 12 नॉटिकल माइल की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि तकरीबन 21-22 किलोमीटर बनता है। तो आपकी कोस्ट से तकरीबन 21-22 किलोमीटर दूर जितना भी पानी है वो सब आपका पानी है, उसमें कोई आपकी मर्जी के बगैर नहीं आ सकता। हाँ, अगर किसी को कोई मुसीबत हो गई है, कोई डिजास्टर सिचुएशन है, कोई उसको डैमेज हुआ है, तो वो फिर उसमें इनोसेंट पैसेज ले सकता है, लेकिन वो भी आपको बता के। अच्छा, इससे आगे जो स्पेस है उसे हम पानी है आलमी पानियों में हम उसको शुमार करते हैं, जो इससे आगे 12 नॉटिकल माइल। जी, उससे बाहर जो भी पानी है वो इंटरनेशनल वाटर्स कहलाते हैं, उसमें से कोई भी आ जा सकता है, आमदोरफ्त हो सकती है, लेकिन उसमें कोई मादनियात की दरियाफ्त या फिशिंग एक्टिविटी आपकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकता। ये हमारा जो 350 नॉटिकल माइल तक हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये सब इसमें शामिल है। उसी वक्त तो भारत ने सर इस पर वावेला मचाना शुरू कर दिया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमारे जो कोस्टल सिटीज हैं वो इसके निशाने पर होंगे। लेकिन भारत ने चंद दिन पहले की बात है कि ये खतरा पैदा हो गया था कि शायद वहां से कोई जो है वो इस तरह की जारहियत हो सकती है समंदर के रास्ते। अगर ऐसा होता है तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान पर बहरी रूट से हमला करता है तो पाकिस्तान की ये आबदोजें या पाकिस्तान की बहरी सलाहियत कलकत्ता और मुंबई में निशाना बना सकती हैं? आप ये देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान नेवी का जो फ्लीट है वो 90% बिल्कुल नए जहाज़ों पर और नए प्लेटफॉर्म्स पर मुश्तमिल है। पिछले 4-5 साल से हमने तुर्की से, रोमानिया से, चाइना से जहाज लिए हैं ब्रांड न्यू, और उन पे सारा इक्विपमेंट भी ब्रांड न्यू है। अब ये 8 सबमरीन्स भी जब इंशाल्लाह आ जाएंगी तो जो सब सबमरीन वाला स्क्वाड्रन है हमारा वो भी सारा नया हो जाएगा। देखिए, भारत 1965 देख लीजिए, 71 देख लीजिए और 2025 देख लीजिए, उनकी नेवी
हर दौर में पाकिस्तान नेवी से बड़ी रही है, उसके पास ज़्यादा काबिलियत और सलाहियत भी रही है, लेकिन वो उस काबिलियत और सलाहियत को यूज़ नहीं कर सके हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और इसकी कोई जी। वजह है जिसकी वजह से वो यूज़ नहीं कर सके अच्छा हैं। उनको एडमिरल ये पता साहब, मैं है एक कि चीज़ अगर और भी वो आपको ये याद कर दिलाना चाहता हूँ। ये जो कंट्रीब्यूशन है हमारे जहाज़ियों का, और ज़ाहिर है फरवरी आने वाला है, एक बड़ी वजह जो हमारी आज़ादी की थी वो हमारे जहाज़ियों की बगावत भी थी, और हमारे बड़े अनसंग हीरोज़ थे उसमें। उनकी याद के साथ इस सेगमेंट को हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं रियर एडमिरल जनाब फैसल शाह साहब का, आपने हमें वक्त दिया, और आज हमने फरवरी अभी भी दूर है मगर आज इसी हवाले से हमने जिक्र कर दिया उनके। किसी दिन हम आपको उनका वो अलामिया भी सुनाएंगे कि कैसे फिर अंग्रेज़ यहाँ से भागा था। बहरहाल मियाँ साहब, अब आते हैं, ज़ाहिर है बड़े मिसाली तल्लुकात हुए हैं, और ये जो हालिया गवर्नमेंट की अगर हम बड़ी हासिलात देखें तो वो ये कि हम चाइना के एलाइज़ होते हुए, बहुत करीबी एलाई होते हुए, बल्कि जंगी एलाई होते हुए भी हमारे बहुत ही यानी क्या कहना चाहिए काबिल रश्क तल्लुकात हैं। और क्या उसी की एक्सटेंशन है जो हमारे चीफ साहब फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो जा रहे हैं, और ज़ाहिर है ट्रंप हैज़ अ लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर अस क्वाइट रिसेंटली। तो इसमें कोई इसमें यह भी है कि भाई ये जो हम सारे पाकिस्तानी, सारा आलम, सारी दुनिया, सारा यूरोप, वेस्ट, मिडल ईस्ट, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अपना बड़ा पॉजिटिव रोल अदा करे, अमन हो, फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी जो है वो महफूज हो सके। पता नहीं इस हवाले से ये दौरा है या नहीं। बहरहाल जो आपके पास क्या मालूमात हैं? देखें काजी साहब, ये खबर मैंने भी पढ़ी है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो दौरा अमेरिका उनका मुतवक्के है, और रॉयटर की ये खबर है। पाकिस्तानी मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया है। अभी ये गैर मुस्तदका खबर है, लेकिन इस हवाले से जो सामने आ रही हैं मालूमात वो ये आ रही हैं कि वाक़तन अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान की फ़ौज के दस्ते जो हैं वो गज़ा में तैनात हों, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज ने, आपने देखा कि जितने भी हम अमन फ़ौज है जहाँ जहाँ भी तैनात हुई है उसमें पाकिस्तान की फ़ौज ने बड़ा किरदार अदा किया है, और पाक फ़ौज ने बड़ा अमन फ़ौज में किरदार अदा किया है। इसीलिए अमेरिका जो है वो चाह रहा है, लेकिन अमेरिका साथ साथ ये भी चाह रहा है कि सदर ट्रंप जो है वो इसका इजहार भी कर रहे हैं कि जो नेतान्याहू है उनकी जो मकबूलियत है वो कम होती जा रही है, और अब वो उस काबिल नहीं रहे, और वहाँ पर जो अमन कायम करना है। लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी ये नहीं चाहा कि किसी को डिसआर्म किया जाए। पाकिस्तानी हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ है कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा इस पर जो है किरदार अदा करे तो पाकिस्तान जो है इस पर गौर कर सकता है। तर्जमान पाक फौज ने का भी यही मौक़िफ़ था कि इसका फैसला हुकूमत ने करना है। मियां साहब, अगर हमें इस बारे में अमेरिका के दरमियान ये बेहतरीन ताल्लुकात का ये शाखसाना है। ये अगर दौरा होता है काजी साहब तो ये 4 माह में जो 6 माह में चौथी मुलाकात होगी, और ये बड़ी अहम मुलाकात होगी अगर वहां पर मुलाकात होती है। नहीं, लेकिन अभी तक हम ये कहें कि मुलाकात का इंपैक्ट जो है वो वाकईतन बड़ा ही अहम होगा। जी बिल्कुल, लेकिन अभी तक कोई फैसला अभी ऐसा नहीं हुआ। अगर फैसला होगा तो पाकिस्तान ने हमेशा आलमी और अक़वाम मुत्तहिदा की जो पीस फोर्सेज हैं उसमें भी अपना रोल अदा किया है, और इसमें एक पॉजिटिव पाकिस्तान की एक तारीख तो यकीनन रही है। मगर इसके साथ साथ मियाँ साहब ये भी फरमाइए कि मैं क्या आपसे पूछना चाह रहा था कि ये दौरा, लेकिन अभी तक कोई तय नहीं हुआ। अभी तक पाकिस्तानी रियासत ने या हुकूमत ने ये अनाउंस नहीं किया। मेरे ख्याल में अभी कुछ मॉडलिटीज़ तय होनी है। और एक और भी तो खबर ये, अभी आपने अनपॉपुलैरिटी की बात की नेतान्याहू की। साहब इस हवाले से अभी ये गैर मुसद्दका खबर इसको कहा जा सकता है, लेकिन एक बात जरूर है कि पाक फौज में सलाहियत मौजूद है कि वो कहीं अमन कायम कर सकती है और किसी भी दुश्मन को जो है बछाड़ सकती है। आपने देखा कि 6 मई को जो जंग शुरू हुई थी, जब भारत ने शुरू की थी, उस पे उनको बिछाड़ा, और जहां भी जरूरत पड़ी अमन की वहां पाक फौज ने जाके किरदार अदा किया। तो पाक फौज में ये सलाहियत है, पूरी दुनिया इस सलाहियतों को मानती है। ठीक है, और अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो हुकूमत फैसला करेगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ जरा मैं एक और पहलू से, एक और एंगल से भी आता हूं कि सिडनी पे बात करने से पहले आपको याद होगा कि रिक्वेस्ट की थी सदर ट्रंप ने इजरायली सदर से कि इनको माफ़ कर दिया जाए, इन पर जो नेतान्याहू पर केसेस हैं उनसे उसे पार्डन मिल जाए, लेकिन वो पार्डन नहीं मिली। जो आप अनपॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये जहाँ जंग बंद हो, वहाँ पे तरक्की का सिलसिला शुरू हो, और वो केसेस जो खुलने हैं जिसकी वजह से इसने जंग की थी नेतान्याहू ने, वो केसेस खुलें और पता चले कि इसने कहाँ का और क्या क्या करप्शन की है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं मियाँ साहब। ये सिडनी हमले की बाज़गश्त तो अभी तक सुनाई दे रही है, और पूरी दुनिया
एक हरासानी की कैफियत है। वेस्ट, इससे पहले आपको याद होगा ये इधर नॉर्वे में गालबन एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका में आए रोज़ जो है वो मैस किलिंग्स हो रही हैं। अब यूरोप और ऑस्ट्रेलिया भी बन रहा है। तो बेसिकली यानी भारत इससे पहले इस इल्ज़ाम लग चुका है कि इसने अपने जो फ्रीडम फाइटर कह लें या खालिस्तान के जो लोग खालिस्तान के क़याम के लिए थे उनको मरवाया। ख़ुद बाकायदा कनाडा ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया, इवन अमेरिका में भी इन्होंने कोशिश की। तो ये एक अजीब पहलू है भारत का, जो वैसे तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का दावा करता है। अभी मैं उस पर नहीं आता। बिहार के जो सीएम साहब ने एक अजीब व गरीब बेहुदा हरकत की है। लेकिन इस हवाले से अभी और क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या कोई डांडे मिल रहे हैं, या जैसे कल हमने डिस्कस किया था हबीब साहब के साथ कि ये खुद ज़ाती तौर पर मोटिवेटेड थे या इनको किसी ने हलाशेरी भी दी है? मियाँ साहब देखिए कायद साहब, मैं ये बताता हूं, लेकिन जो खौफ की फजा की आप बात कर रहे हैं ना, जो नेतान्याहू है उसने वाकईतन जो आग लगाई है गजा में, उसका खौफ जो है वो अमेरिका को भी है और पूरे यूरोप को भी है कि ये कैसे आगे जो है वो मुस्तकबिल में निपटा जाएगा। ये तो इसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो सिडनी में वाकया हुआ है, ये वाकया और है कायद साहब। देखें, इसमें इसके जो है कड़ी से कड़ी मिलाएं तो भारतीय पासपोर्ट पर 10 साल का जो पासपोर्ट उसको जारी किया गया भारतीय सफारतखाने की जानिब से सिडनी में, वो जब कब किया जाता है, वो उसको पासपोर्ट जो है वो दिया जाता है फरवरी 2022 में। और उसके बाद आप एक और वाकया होता है ऑस्ट्रेलिया में 2020 में, वहां पर 2 रा के एजेंट्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया उनको मुल्क बदर करता है। 2020 और 22 के इस दोनों को मिलाया जाए आपस में तो ये बिल्कुल सामने वाज़ेह तौर पर आता है कि जो साजिद अकरम था वो इस हवाले से भी सिडनी के अंदर जो है वो तहकीकात हो रही हैं कि वो कहीं रा का एजेंट तो नहीं था, क्योंकि रा का एजेंट जो है वहां से बाकायदा मुल्क बदर किए गए हैं। और इसमें बाकायदा तौर पर तारीख भी आती है, और वो 2020 की तारीख आती है जब बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रा के 2 जो अहलकार थे उनको वहां से मुल्क बदर किया गया था। और ये भी खबर आ रही है कि जो इंडिया है वहां पर अजीत डोवल और उसके अलावा अमित शाह और तीसरा जो है वो मोदी, इन्होंने ये साजिश जो है वो तीनों ने गढ़ी है। और इसका जो मास्टरमाइंड है वो अजीत डोवल है। और अजीत डोवल ने जो है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये पूरी साजिश गढ़ी, क्योंकि इनको मालूम था कि साजिद अकरम भारतीय है। इनको मालूम था कि 2022 में उन्होंने 10 साल का जो है वो पासपोर्ट जारी किया। 1998 में ये शख्स वहां सिडनी जाता है, वहां पर ये शादी भी करता है। इसका बेटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट पर है, ये भारतीय पासपोर्ट पर है। और ये सारी चीजें, ये सबूत हैं इस चीज का कि ये साजिद अकरम कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि ये रा का एजेंट था, क्योंकि इसको इस्तेमाल किया गया। और वो इस्तेमाल इसलिए किया गया कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, पाकिस्तान पर यह वारदात डाली जाए। लेकिन ये वारदात उल्टी पड़ गई है कैसा? उल्टी पड़ गई। इवन मुसलमान ने लाग जाके वहां पे लोगों की जानें बचाई और पूरी दुनिया में मैं मीडिया देख रहा था। अच्छा मियां साहब, मैं आज एक और हवाले से भी आपसे बात करना चाहता हूं। क्वाइट रिसेंटली लियारी पे एक मूवी बनाई है इंडिया ने। और पहले तो मैं थोड़ा सा ये आपको बैकग्राउंडर बता दूं। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले कोई 1.5 छिटांक कोई ड्रग शाहरुख खान के बेटे से पकड़ी गई थी। तो उसमें जो है तो बाकायदा जो है इवन ये यानी एक तरफ तो उन्होंने दिखाया कि राब दूसरे मुल्कों में जाके बेस बदल के काम करती है, और सेकेंडली पूरी जो फिल्म इंडस्ट्री है इसको अपना प्रोपेगेंडा टूल बना लिया है बीजेपी ने। और ख़ास तौर पर ये जो किबला हैं अपना मोदी साहब, अब और अब उन्होंने यानी ये बाकायदा एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बन गया है टू फर्दर दी एजेंडा ऑफ बीजेपी, या उसकी नीचे जो 5 सिस्टर जमातें हैं जो कि मतलब इंतहा पसंद हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं। तो उनको अब तो उनके पास ये भी है कि अब जो हम पहले तो एंटरटेनमेंट थी, अब ये एंटरटेनमेंट से ज़्यादा एक प्रोपेगेंडा टूल बन गया। और वैसे इसमें हमें हैरत भी नहीं होनी चाहिए कि जो कोल्ड वार के ज़माने में जो हॉलीवुड था वो भी आपको याद है कि एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा टूल था उस वक्त के सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़। तो मुझे तो ये दूसरा पहलू है कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्वता को प्रमोट करने के लिए एक तरफ रियासत इस्तेमाल हो रही है, एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री भी इस्तेमाल हो रही है, और दूसरे मुल्कों में जाके जो डिसिडेंट्स हैं, जो इनसे एग्री नहीं करते या पॉलिटिकल इख्तलाफ है उनका, तो उनको मरवाने में भी ये देखिए कायद साहब, ये जो है भारत जो है ये नफरत की अलामत बन चुका है, साजिश का गढ़ बन चुका है। और भारत में जो रॉ है
वो हर तरह से जो है वो हर इंडस्ट्री को, हर जो है तबके को इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने बाकायदा तौर पर रॉ ने जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको इस्तेमाल किया हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ और पूरी दुनिया के खिलाफ। आप देख रहे हैं कि जितने इनके एक्टर्स हैं, जितने अदाकार हैं, जिसमें संजय दत्त है, दीगर अदाकार हैं, अक्षय खन्ना है, दीगर जो जितने भी अदाकार हैं, वो कहाँ रहते हैं? वो मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं और पाकिस्तान दुश्मनी में काम करते हैं, दीगर मुल्कों में जो है वो एजेंटी करते हैं और रॉ के बाकायदा एजेंट हैं। इनके वीजे कैंसिल हो रहे हैं काजी साहब, ये पूरे मशरक़ वुस्ता में इनके जो है वो ठिकाने हैं, वहां पर ये रहते हैं। दुबई में, सऊदी अरब में, कुवैत में और दीगर मुल्कों में बाकायदा तौर पर इनके वीजे मनसूख हो रहे हैं और बाकायदा तौर पर ये फिल्म बैन भी हुई है मियां साहब, वो इस मुल्क वो जितने भी मुल्क हैं वो इस हवाले से मैं खबर देता जाऊं कि बाकायदा तौर पर उनको ये कंफर्म हो चुका है कि ये लोग, ये जो अदाकार हैं, ये अदाकार नहीं है, ये एजेंट हैं और ये मुल्कों के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं, ये साजिश करते हैं। और भारत ने जो साजिश की थी ये भी उनको उल्टी पड़ गई है। जो इन्होंने फिल्म बनाई थी वो आपने पता है सर के मशरक़ वुस्ता में वो बैन हो गई है, 6 मुल्कों ने बैन कर दिया है। 8 मुल्कों का बता रहे हैं अभी तक तो मियां साहब कि 8 मुल्कों में वो बैन हो चुकी है और शायद ये पाबंदी भी लगे और ये है। तो ये एक और महाज है, खुल गया है, सोशल मीडिया का भी महाज है, फिल्म का भी महाज खुला हुआ है। बहरहाल हर जगह पे हमें इनका जवाब देना पड़ेगा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं मियां साहब। नेट मीटरिंग के हवाले से क्या कोई नई कानून आ रहा है, एंड सेकेंडली रूस से क्या तेल खरीदा जाएगा, इस हवाले से बात करेंगे। और PTI का एहतजाज और खामोश मफाहमत की बातें हैं या कोई इसमें कोई मीट भी है या कोई इसमें कोई सब्सटेंशियल डेवलपमेंट है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियां साहब, अगर मेरी यादाश्त मुझे धोखा नहीं दे रही तो अभी कुछ मेरे ख्याल में डीजल भी सस्ता हुआ है या नहीं हुआ, या मैंने कहीं ख्वाब में देखा है ये। और साथ ही रूस से तेल खरीदने की बात भी हो रही है। फिर हमें आप कैसा? हाँ जी, हुआ है ना। अच्छा चलें, ये खुशखबरी है और बहुत अच्छी बात है, अप्रीशिएट करते हैं हम सरकार को। और दूसरा ये बताएं कि अपना क्या है नेट मीटरिंग का क्या मामला है और वो क्या फिर से जो हैं वो IPPs के प्रॉफिट्स जो हैं, ज़ाहिर है वो बड़े मुकद्दस हैं, उनके लिए तो हम हमारी ज़िंदगी भी दे सकते हैं। ये की करने जा रहे हैं मियां साहब नेट मीटरिंग के हवाले से? देखिए काजी साहब, खबरें बहुत हैं और नेट मीटरिंग के हवाले से मैं आपको देता जाऊं खबर के जो सोलर है, सोलराइजेशन वो हुकूमत के लिए वो बाले जान बन चुका है, क्योंकि अब हुकूमत कुछ भी कर ले, सोलराइजेशन जो है वो इस हद तक पहुंच गई है कि अब मैं कल मिनिस्ट्री में था, वजारत तवानाई में, तो वहां पर भी ये बात हो रही थी और हर ऑफिस में ये बात हो रही थी कि सोलराइजेशन जो है वो ले दे गई है और इनकलाब आ चुका है, बैटरीज का इनकलाब आ चुका है, पैनल्स का इनकलाब आ चुका है। और इस हवाले से 4 तजावीज़ जो हैं वो हुकूमत ने दी हैं और नेपरा के अंदर उनका ड्राफ्ट पड़ा हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि जो नेट मीटरिंग का मुआहदे थे उसको कम किया जाए, 7 साल की बजाय 5 साल किया जाए। और यह भी उसमें कहा गया है कि जो जितनी उनको लोड अलाउ है उसका पहले 1.5 जो है वो यानी 1.5 गुना आप ज्यादा सोलर लगा सकते थे, अब जो है वो उतना ही लगाना पड़ेगा। ये एक तजवीज़ जो है वो वहां पर पड़ी हुई है। और साथ ये भी कहा गया है कि जो ग्रास मीटरिंग है उस पर आया जाएगा और उसका रेट भी कम किया जाएगा। लेकिन जो सूरत हाल है वो ये है कि सोलर पैनल जो हैं वो आधी से भी कम कीमत पर जो है वो आ चुके हैं। 32,000 से जायद मेगावाट के जो है सोलर पैनल जो है वो दरामद हो चुके हैं और बाकी सोलर पैनल जो है धड़ाधड़ दरामद हो रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर सोलर पैनल्स के प्लांट्स जो हैं वो लग रहे हैं। जो सोलर बैटरीज हैं काजी साहब, उसमें तो ऐसा है जैसे इनकलाब आ गया है। और उसमें जो उसकी कीमत है, जो अगर 8 लाख कीमत थी तो वो कीमत 4 लाख से भी कम हो चुकी है, और जिसकी कीमत 1 लाख थी वो 40,000 पे आ चुकी है और उससे भी कम होगी। और यहां तक वजारत तवानाई में ये बातें हो रही थी कि हर सारिफ जो है वो ये कर रहा है कि 10 किलोवाट का जो सिस्टम लगा रहा है उससे बिजली डिस्कोस को देगा और 10 किलोवाट का जो सिस्टम लगाएगा उससे बिजली अपने घर में इस्तेमाल करेगा, वो प्रॉफिट में ही प्रॉफिट में होगा। और जो वजारत तवानाई में बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि वजारत तवानाई पूरे ब्लॉक में से सिमट कर एक कमरे में आ जाएगी और उनके जो SDOs हैं वो मेडिकल रैप की तरह जो है वो हर घर में जाएंगे और वापडा की बिजली का जो है वो फजीलत बयान करेंगे और उनको कहेंगे बिजली ले लो, बिजली लेने वाला नहीं होगा। ये तो एक खबर है। दूसरी खबर ये जो रूस से तेल खरीदने वाली सर खबर आपने बात की, रूस से जो है वो तेल सिर्फ खरीदा नहीं जाएगा, ये बात तो पहले भी हो रही थी।
अब रशियन कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश करेंगी, जिस तरह अमेरिकन कंपनियां पाकिस्तान के अंदर आई और अभी जो है वो उनको ब्लॉक्स भी जो है वो अवार्ड कर दिए गए हैं। वो रशियन कंपनियां जो हैं वो भी पाकिस्तान में OGDCL के साथ, मारी गैस के साथ और दीगर जो हमारी पाकिस्तान पेट्रोलियम है उसके साथ मिलकर पाकिस्तान में गैस और तेल की तलाश करेंगे। और जो रशिया से गैस और तेल वहां से मंगवाया जाएगा वो सस्ता तरीन तेल होगा। इस वक्त जो तेल की कीमतें हैं वो ज्यादा हैं, लेकिन अगर रशिया के साथ हमारा ये जॉइंट वेंचर हो जाता है और पाकिस्तान में गैस और तेल की तलाश भी होती है और वहां से जो तेल और गैस जो है वो खरीदा भी जा सकता है, तो पाकिस्तानी रिफाइनरीज जो है उसको रिफाइन करके दीगर ममालिक में भी बेच सकते हैं और पाकिस्तान में तेल और गैस इंतहाई सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ईरान जो है उस पर पाबंदियां हैं, वहां से हम नहीं खरीद सकते। अगर रशिया से हम खरीदेंगे तो पाकिस्तान में वही तेल और पेट्रोल की कीमत जो 260 से ऊपर है वो यहाँ पर जो है वो 100 रुपए से कम हो जाएगी। काजी साहब, अभी तो ईरान की मेहरबानी की वो क्लेम नहीं कर रहा जुर्माना, वो अपनी सरहद तक तो ले आया है, हम ईरान से क्यों लेकिन सर खबरें और भी हैं। नहीं, एक तो ये ना देखिए ना कितनी हम क्या हमारी इंडिपेंडेंस है, क्यों नहीं हमारी जो सरकार जो है वो ले सकती। आज पूरी दुनिया में हमारी एक सफारती मार्ग पर इतनी फतवात हुई हैं, तो क्या उसको माशी फ़ायदे में, आम लोगों के फ़ायदे में उसको नहीं हम कन्वर्ट कर सकते? वाई क्यों नहीं ईरान से हम कर सकते? उस तरफ काजी साहब जा रही है। बहुत बड़ी खबर आपको देने लगा हूं सर, उसी तरफ जो माशी फ़ायदा आपने बात की, अवाम की बात की, उसी हवाले से बड़ी खबर देने लगा हूं काजी साहब के पंजाब हुकूमत को मैडम मरियम नवाज जो हैं CM पंजाब, उनको एक तजवीज़ दी गई है और बहुत बड़ी तजवीज़ है जो हर पाकिस्तानी का दिल करता है कि ऐसा हो। वो है सेहत और तालीम के शोबे में कि जो महंगे स्कूल हैं, जिस तरह बीकन हाउस है, सिटी स्कूल है और इसके अलावा जो दीगर इस तरह के बड़े इदारे, महंगे इदारे हैं, उनकी जो फीस है वो 10,000 तक जो है वो कैप करने की तजवीज़ दे दी गई है। और ये कहा गया है कि जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी फीस कैप कर दी जाए और वो काबिल बर्दाश्त हो। यह भी कहा गया है तजवीज़ में कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जो करोड़ों रुपए लेते हैं एक तालिब इल्म से, उसकी जो फीस है वो भी जो है वो कैप कर दी जाए और वो भी काबिल बर्दाश्त हो। और साथ ये भी कहा गया है कि जो निजी हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो बड़ी मेजर सर्जरीज होती हैं, जिस तरह बाईपास है, उसके लिए तजवीज़ किया गया है कि 6 लाख से ज़ायद उसकी फीस नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह जिगर ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, कैंसर के इलाज हैं या बहुत से महंगे इलाज हैं, उनको जो उनकी कीमतें जो हैं वो इंतहाई फीसद जो है वो कम और लोगों की काबिल बर्दाश्त होने जा रही हैं। ये बाकायदा तौर पर तजवीज़ दे दी गई है और इस तजवीज़ को जो है वो शायद काबीना के इजलास में रखा जाए या वहाँ जो है वो पार्लियामेंट में लाया जाए, लेकिन ये तजवीज़ बड़ी दे दी गई है, कारगर तजवीज़ है। दूसरी खबर सर ये है कि आज कायमा कमेटी का इजलास हुआ। सर एक छोटी सी खबर मैं दे दूं, वो खबर बड़ी खुशखबरी है अगर पाकिस्तान उससे फायदा उठा ले। और ये फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान ने वहां पर जो है वो एक दबाव भी डाला गया है, बात भी की गई है कि सऊदी अरब में विजन 2030 के तहत $1 ट्रिलियन से जायद के मंसूबे जो है वो चल रहे हैं और चलने वाले हैं, जिसमें न्योम सिटी है, जद्दा सेंट्रल रेड सी ग्लोबल है सेंटर है, किंग सलमान एनर्जी पार्क है, जद्दा टावर है, रियाज एक्सपो है, फीफा वर्ल्ड कप 2034 है। 20 लाख लोगों की वहां नौकरियां निकलने वाली हैं और पाकिस्तान के अंदर सिर्फ हम सालाना 4 लाख लोग जो हुनरमंद पैदा करते हैं। और यह टास्क दे दिया गया है कि सालाना जो है पाकिस्तान में जो 60% यूथ है उनको 20 लाख नौजवान जो हैं वो हुनरमंद बनाए जाएं ताकि सऊदी अरब के अंदर जो है वो जरूरत पूरी की जाए, क्योंकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कह दिया है ये तमाम नौकरियां पाकिस्तान को मिलेंगी। मैं एक बात जरूर अर्ज कर दूं, चलें ये तो जो भी है, मगर ये जो तजवीज़ है, पहले हमजा शहबाज साहब जब कुछ ब्रीफली थे यहाँ पे तो उनका ये प्लान बताया गया था। ये प्लान है कि कैप करें जो फीसें हैं, बहुत ज़्यादा फ़ीस हैं और बड़ी एग्जॉर्बिटेंट फ़ीस ली जा रही हैं और ये वालिदैन। और एक बड़ी वजह जो हम एक अनपढ़ यूथ के सबसे बड़े यानी मुल्क बनते जा रहे हैं। मियां साहब देखें ना, कब ये भी यहाँ आए थे, राना सिकंदर साहब आए, हमें अगर इतनी अच्छी खबर है तो हजूर तशरीफ़ लाएँ, हम उसका वाह ढोल बजाएंगे और कहेंगे आप ये जो है ना सोशल मीडिया पे आप पॉपुलर होने के लिए इधर उधर की इन गिमिक्स के से कोई पॉपुलर नहीं होता। आप हार्ड ये कंक्रीट ये हम इसको सपोर्ट करते हैं। अगर मरियम साहिबा ये इनिशिएटिव लेती हैं और जो एक यानी ये स्कूल और अस्पताल जो है, लेकिन काजी साहब जो तजवीज़ करिंदा हैं वो भी जिनके हवाले से खबर आ रही है परवेज रशीद साहब के हवाले से कि उन्होंने तजवीज़ दी है
वेरी गुड, वेरी अप्रिशिएबल बात है कि उनको जो है वो बड़ी अप्रिशिएबल बात है। हम उनके बड़े नाकिद रहे हैं और आज भी हैं, और उनकी तरफ से तजवीज आना एक बारी तजवीज इसको कहा जा सकता है सर। नहीं, वो तो हमारे एक साबका लेफ्ट के साथी भी रह चुके हैं, अगर हमें इजाज़त दें ये बताने की। अगर उन्होंने ये तजवीज़ दी है तो आई थिंक दिस इज़ हाउ आप यहाँ अपनी आप पॉलिटिकल रोड्स बना सकते हैं अगर बनाए। मगर मैं आई स्टिल डाउट कि इतना बड़ा जो सेक्टर है वो आपको रजिस्ट करेगा। आपको अलाउ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव है मरियम नवाज साहिबा, if she wants to do स्ट्रेट अवे कल ऑर्डर दे सकती है। साहब अगर पंजाब हुकूमत चाहे तो ये कर सकती है, क्योंकि लोग उठेंगे इसके हक में। लोगों की आवाज, आम बंदे की, आम आदमी की आवाज जो है वो यही है, लोग उठेंगे उस माफिया के खिलाफ। अच्छा यार, एक तरफ ना अब हम देखें, हम रितबुल लिसान भी हुकूमत के रहते हैं, मगर जरा दूसरी तरफ देखें बड़ा खेल क्या हो रहा है। चौधरी मंजूर हमारे दोस्त भी हैं और पॉलिटिकल रहनुमा भी हैं, पीपीपी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के मेंबर भी हैं। मैं उनका एक क्लिप आपको सुनवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जो एहसासों की कीमत लगाई गई है वो 270 अरब रुपए लगाई गई। 300 अरब रुपए पे ये यूनियन बैठी है, ये कहते हैं हमें दे। जो रूजवेल्ट होटल है, जो स्क्राइब होटल है फ्रांस के अंदर, उसकी कीमत इससे कहीं ज्यादा। ये कि 19 ममालिक के अंदर अपनी प्रॉपर्टी है। अगर आप 13 तैयारों के साथ 26 अरब रुपया कमा रहे हैं, अगर तैयारे 25 हो जाए, तैयारे 50 हो जाए, तो इसका प्रॉफिट किधर चला जाए? अब ये जानबूझकर बेच रहे हैं। अच्छा जी, ये मियां साहब, ये इट्स अ वेरी सॉरी टेल ऑफ दिस प्राइवेटाइजेशन। इससे पहले एक बैंक बिका था, मैं बार बार जिक्र नहीं करता उसका। ये बैंक जो कहते हैं कि वो जब बिका तो उसके अंदर जो फर्नीचर पड़ा था उसकी कीमत ज़्यादा थी। अब 2000 अरब रुपया, यानी आप ये देखें मियां साहब कि इसके 2000 अरब के साथ से बताए जा रहे हैं, और ये $1 बिलियन में आप इसको बेच रहे हैं। वो बता रहे हैं कि 12 कितने मुल्कों में इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। रूजवेल्ट होटल जो है वो इन इटसेल्फ जो है 800-900 मतलब अच्छा, और 50 और दुनिया के सबसे ज़्यादा रूट्स हैं, और इन्हीं रूट्स में हेरा फेरी करके तो इसको नुकसान में धकेला गया। हालांकि अब देखें पब्लिक सेक्टर में दुबई की भी चल रही है, दुबई भी चला रहा है। और उसके बाद मियां साहब, ये अगर कोई बहुत बड़ा अमृत धारा था तो आपने आज तक जो हमारे 100 से ज़्यादा असासे बेचे, वो क्यों कहते हैं डॉक्टर कैसर बंगाली कि वहाँ हाउसिंग सोसाइटियाँ बन गई और यूनिट्स बंद हो गए। तो ये मेरे ख्याल में इधर वाली वारदात ना ही करें तो बेहतर है। ब्रेक से वापस आते हैं तो करेंगे ये जो यहाँ पे एक मादराई सरकार के दरमियान और एक अपोजिशन पार्टी के दरमियान है, वो क्या रुख ले रही है, इस पर बात करेंगे इस एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियां साहब, ये मफाहमत और की क्या बातें हो रही हैं, एक ट्वीट भी फवाद चौधरी साहब ने डाला है, उस हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं। कोई है डेवलपमेंट या बस हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता और फिर ज़िंदगी वही एक तसादुम की सूरत हाल है सरकार और KPK की हुकूमत के माबैन? देखिए कायद साहब, फवाद चौधरी साहब की ख्वाहिश ज़रूर है, उन्होंने कोशिश भी की थी और उनका एक ग्रुप जो है वो उन्होंने बाकायदा कोशिश की कि अगर बानी PTI जो है मुफाहमत की जानिब नहीं आते और उन्होंने टकराव का फैसला कर ही लिया है, जो कि उन्होंने किया हुआ है, तो फिर जो दूसरी क़यादत है जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं या उमर चीमा हैं या दीगर जो असीरान हैं, उनको जो है उनके लिए रिहाई का कोई बंदोबस्त किया जाए ताकि वो बाहर आकर मुफाहमत की राह जो है वो इख्तियार करें और जो बेहतरीन रास्ता निकालें और सियासी माहौल पैदा किया जाए। लेकिन इस हवाले से आपने देखा कि जब फवाद चौधरी ने ये कोशिशें की थी तो उस वक्त जो है वो फौरी तौर पर जो एक तबका है PTI का जो कि नहीं चाहता कि मुफाहमत हो, उन्होंने बाकायदा तौर पर ला ताल्लुकी का ना सिर्फ इजहार किया बल्कि बाकायदा एक बड़ा उनको जो है वो जवाब दिया गया, बड़ा सख्त जवाब। और ये पार्टी जो है जिसको PTI कहते हैं कायद साहब, ये 3 हिस्सों में बढ़ चुकी है और शदीद इख्तलाफात हैं इसके अंदर। जब तक वो इख्तलाफात दूर नहीं होते या वो तबका जो मुफाहमत चाहता है बाकायदा तौर पर उसकी तादाद ज़्यादा है, टकराव नहीं चाहता उसकी तादाद ज़्यादा है, वो बाअसर नहीं हो जाता, उस वक्त तक कोई मुफाहमत मुझे नज़र नहीं आ रही। अब अडियाला जेल के जो सामने तमाशा लगता है हर मंगल को, और हर मंगल को जो है वहाँ पर धरना दिया जाता है और कल भी धरना दिया गया। 500 लोग थे टोटल वहाँ पर दिन के वक्त और 400 लोग रात को रह गए। और वहाँ पर जो किया गया है और जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें यह लिखा गया है कि पेट्रोल बम जो है पुलिस पर फेंके गए, पुलिस की वर्दियाँ फाड़ी गई, उन पर पथराव किया गया
और चौकी पर हमला किया गया और वहां पर फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और उससे बाकायदा तौर पर 788 की दफात जो है वो लगा दी गई हैं और 35 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें अलीमा खान है, उनकी बहन जो है उज़मा खानम है और नौरीन न्याजी जो है उसमें शामिल है, राजा उसमें शामिल है, जिनको जो है वो नामजद किया गया। 400 अफराद जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तो इसमें मुफाहमत तो बनती नहीं है। नहीं, ये काउंटर क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स तो हो रहे हैं। हम ना तो वी आर नॉट गिवन टू द वर्जन दैट सरकार जो ऑफिशियली रिकमेंडेड ट्रूथ है वो क्या है और नीचे क्या हुआ, इस हवाले से हमें कुछ देखना पड़ता है। मगर सवाल ये है कि अभी अंसार अब्बासी साहब की गालबन स्टोरी थी कि जो ये कोई जो मुफाहमत की तो खिचड़ी पक रही है या डोल डाला जा रहा है जिसे हम कह लें उर्दू के मुहावरतन, तो उसमें कुछ सरकारी अहदेदार भी उसमें शामिल हैं या बिल्कुल ये ऐसे ही बस बेपर की है? देखें कायद साहब, उसमें एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो कोई शामिल नहीं है, ये तो कन्फर्म है। उसमें हुकूमत की जानिब से हुकूमत की ख्वाहिश है, हुकूमत के कुछ वज़रा की ख्वाहिश ज़रूर है और हुकूमत के कुछ सरकारी अहदेदारों की ख्वाहिश ज़रूर है। फवाद चौधरी साहब की ख्वाहिश ज़रूर है। और क्यों ख्वाहिश है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आए और वो इसीलिए वो जो है वो कोई सियासी राह निकालना चाह रहे हैं। लेकिन इस हवाले से मैंने भी वो स्टोरी पढ़ी है और उस पर मैंने काम भी किया है। ये सारी माजी की बातें हो चुकी हैं। इस वक्त जो है वो फवाद चौधरी साहब की ख्वाहिश है, ओवरसीज जो लोग हैं पाकिस्तानी उनकी भी ख्वाहिश है और पाकिस्तान में वो जो है वो अरबों डॉलर यहाँ पर सरमायाकारी करना चाहते हैं। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि बानी पीटीआई की ख्वाहिश नहीं है और ना पीटीआई के उन लोगों की ख्वाहिश है जो अडयाला जेल के सामने जाके धरना देते हैं, उनकी ख्वाहिश नहीं है कि यहाँ पर क्या है नहीं है। मगर चले हमने आपसे लिया, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मीशत का हमारा आकली ज़हील हमारी मीशत है। ये बार बार यहाँ पे मुख्तलिफ हमारे दिफाई तजिया निगार भी कह चुके हैं कि ये जो है ये हमा जहत तरक्की होगी तो फिर तरक्की की कोई शक्ल बनेगी। ठीक है, हमने मिलिटरीली बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन हमें अपने मीशत और घर को भी ठीक करना है। वो हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बिग क्वेश्चन मार्क। यही इसी पे आज का प्रोग्राम क्लोज करते हैं। कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।